9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौबीरदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बांधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटे, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक के घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाना पड़ा। क्यों फेकूराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया और उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा कर दी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया। न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सा हवास भी गायब हो गया। फेकूराम ने कहा, हम बता दे भैया, भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम भूल गया? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के साथ पास जाकर कहा, कैसे है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे, सरकार इन्हें बालक न समझे, इनमें जो सबसे छोटा है यह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गईं और भंडारी चांदी की थालों में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परसने लगा, तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गईं। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने न आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी न मिली थी। प्रत्येक वस्तु से केवड़े और गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थ में पेट भर सकता है, मानो खा जाऊं, फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इतने उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनमें से उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाग डांग करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चें बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग न ठगेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हुई। यह ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूँ, कुछ बुरा तो न मानेंगी? जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। रानी, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? मोटे, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी न थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे एक परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, आज्ञा हो तो उन्हें भी बुला लूं। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधी आई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी और भोजन परोस दिया गया है। मोटे, मैं अभी जाता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, टमेरी मोटर ले जाइए। जब पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है जी? उसे क्यों बुला रहे हो? मोटे, क्यों, साथ देने वाला भी तो चाहिए। सोना, मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और है। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा, उतना नया पट्टा नहीं कर सकता। वहाँ बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो, झंडे गाड़ दूंगा, समझ लेना। सोना, कहीं लड़के सो जाएं तो? मोटे, और भूख खुल जाएगी, जगह तो मैं लूंगा। सोना, देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा, उसके पेट में तो सनीचर है। मोटे, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रहती है।
यह न समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है, अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट कर लेटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है, उसको कोर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा। चिंतामणि जी अपने आंगन में उदास बैठे हुए थे। जिस प्राणी को वह अपना परम हितैषी समझते थे, जिसके लिए वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, उसी ने आज उनके साथ बेवफाई की। बेवफाई ही नहीं की, उन्हें उठाकर दे मारा। पंडित मोटेराम के घर से तो कुछ जाता न था। अगर वे चिंतामणि जी को साथ ले जाते तो क्या रानी साहब उन्हें धुतकार देती। स्वार्थ के आगे कौन किसको पूछता है। उन अमूल्य पदार्थों की कल्पना करके चिंतामणि के मुंह से लार टपक रही थी। अब सामने पत्थर आ गई होगी। अब थालों में अमृतियाँ लिए भंडारी जी आए होंगे। ओहो, कितनी सुंदर कोमल कुरकुरी रसीली अमृतियाँ होंगी। अब बेसन के लड्डू आए होंगे। ओहो, कितने सुडोल मेवों से भरे हुए घी से तरातर लड्डू होंगे। मुंह में रखते ही घुल जाते होंगे, जीभ भी न डुलानी पड़ती होगी। आहा, अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ और वहाँ सब बाहर बड़े निर्दयी हो मोटेराम। तुमसे इस नुस्तुटा की आशा न थी। अमृति वाली देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो। पितृपक्ष तो आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि, आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्रा, देखूं कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रहा जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नासिका तो दाहिनी चल रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटेराम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृति देवी ने पूछा, कौन है दाढ़ीजार, इतनी रात को जगावत है। मोटे, हम हैं, हम, गाली न दो। अमृति, अरे दूर मुहंदो से, ते कौन है। कहते हैं हम हैं, हम को जानते कौन है। मोटे, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो, खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दूर, तोरे मुंह में काल आगे तो लहास उठे, हमार देवर बन जात है दाढ़ीजार। मोटे, अरे हम हैं मोटेराम शास्त्री, क्या इतनी भी नहीं पहचानती। चिंतामणि घर में है। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे। जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला क्या। क्या। मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करेंगी। मोटे, अभी भोजन कहाँ हुआ है। मैंने जब इनकी विद्या, कर्मनिष्ठा, सद्विचार की प्रशंसा की तब मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर ले जाओ। क्या सो गए। चिंतामणि चारपाई पर पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटेराम के चरणों पर गिर पड़ूं। उनके विषय में अब तक जितने कुत्सित विचार उठे थे सब लुप्त हो गए। गलानी का आविर्भाव हुआ। रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे। यह कहते हुए मोटेराम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंता, तब क्यों न ले गए। जब इतनी दुर्दशा कर लिए तब आए, अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द भाग जाएगा। तुम्हारे यजमानों को भी ऐसे पदार्थ मैसर न हुए होंगे। आज तुम्हें बंद कर पछाड़ूंगा। चिंता, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे। सारे शहर में तो कोई ऐसा माई का लाल दिखाई नहीं देता। हमें शनिचर का इष्ट है। मोटे, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर दें और इच्छा ज्यों की त्यों बनी रही। बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लदकर आते हैं। चिंता, तो यह कौन बड़ी बात है। यहाँ तो टिकटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी ऐसी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खोपियाँ पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ली थी। मोटे, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंता, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग न जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर पर बैठे और मोटर चली। रास्ते में पंडित चिंतामणि को शंका हुई कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पंडित मोटेराम का पिछलगू समझा जाऊं और मेरा यथेष्ट सम्मान न हो।
उधर पंडित मोटेराम को भी भय हुआ कि कहीं ये महाशय मेरे प्रतिद्वंदी न बन जाएं और रानी साहब पर अपना रंग जमा लें। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों महाशय उतरे। अब मोटेराम चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंच जाऊं और कह दूं कि पंडित को ले आया, और चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के होने के कारण जरा आगे बढ़ गए तो पंडित मोटेराम दौड़ने लगे। चिंतामणि भी दौड़ पड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी। मालूम होता था कि दोनों गेंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटेराम ने हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए जाना उचित नहीं। चिंता, तो तुम धीरे धीरे जाओ न। दौड़ने को कौन कहता है? मोटे, जरा रुक जाओ, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। चिंता, तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। मोटे, मैं न कहता तो रानी ने तुझे पूछती भी न। मोटेराम ने बहुत बहाने किए पर चिंतामणि ने एक न सुना। भवन में पहुंचे। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थीं और रह रहकर द्वार की ओर ताक लेती थीं कि सहसा पंडित चिंतामणि ने उनके सामने आ खड़े हुए और यों स्तुति करने लगे, हे यदोदय, तू बालकेश्वर मुरारनामा। रानी, क्या मतलब? आपका मतलब कहो। चिंता, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ। सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जीना द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी, तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है? वे कहाँ रह गए पंडित मोटेराम शास्त्री? चिंता, पीछे आ रहा है सरकार। मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी, अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं? चिंता, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सरकार। विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन अभिष्ट नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जो सत्य है वह भी सब जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम भी गिरते पड़ते हाँफते हुए आ पहुंचे और यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़ा है, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गई। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति एवं विद्वान है, आप उनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते हैं। मोटे, सरकार, मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंता, जगतारिणी, मैं इनका चरण रज हूँ। मोटे, रिपुदल संहारिणी, मैं इनके द्वार का कुकर हूँ। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक से एक बड़े हुए, चलिए भोजन कीजिए। सोना रानी बैठी पंडित मोटेराम की राह देख रही थी। पंडित की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता न थी, लेकिन छोटे बच्चे के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुनाकर बहला रही थी कि भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो। दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजनशाला में जा पहुंचे। देखा तो दोनों पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे बैठे हैं। दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे हैं। चिंता, भंडारी जी, तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी, चुपाई मारे बैठे रहो, जौन कुछ होई सब आए जाई, घबराएगा नहीं होत, तुम्हारे सिवा और कोई जिवया नहीं बैठा है। मोटे, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो लो। चिंता, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे, अच्छा बताओ, पहले किस चीज़ पर हाथ फेरोगे? चिंता, मैं जाता हूँ भीतर से सब चीज़ें एक साथ लिए आता हूँ। मोटे, धीरज धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। चिंता, तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे। नहीं तो लाओ, मैं चटपट भोग लगा दूं, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गई। रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन जाए। उल्टी पलटी लंका कपिजारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी। जेहीं पर जाकर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जामवत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटेराम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लड़ाया पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद न आई। तब उन्होंने सीधे साधे राम नाम का पाठ करना आरंभ कर दिया।
राम भज राम भज रे मन। इन्होंने इतने ऊंचे स्वर से जाप करना शुरू किया कि चिंतामणि को भी अपना स्वर ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम और जोर से गरजने लगे। इतने में भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ। भोग की तैयारी हुई। पाल वृंद सजग हो गया। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल और चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटेराम मन में ऐंठ कर रह गई। रानी के समीप जाने का यह अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसे मालूम था कि विधिवाम उधार कुछ और ही कुटिल क्रीड़ा कर रहा है। आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने को ही था कि एक कुत्ता न जाने किधर से आ निकला। पंडित चिंतामणि के हाथ से लड्डू थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए। सर्वनाश! चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यहाँ तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, यह ससुर आया किधर से। रानी पास ही खड़ी थी। उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, यह रोज बंधा रहता था, आज कैसे छूट गया, अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंता, सरकार आचार्यों ने इस विषय में। मोटे, कोई हर्ज नहीं है सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना, भाग्य फूट गया, जोहत जोहत आधी रात बीत गई, तब ई विपता फट पड़ी। चिंता, सरकार स्वान के मुख में अमृत। मोटे, तो अब आज्ञा हो तो चलें। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए टोमी, भंडारी से ये पतरा उठाकर मेहर को दे दो। चिंता, सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई, बेचारे इतने देर देवोपम धैर्य के साथ बैठे हैं, बस चलता तो कुत्ते का गला घोंट देती। बोली, लरकन का तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खुआए दे तो काओ। चिंता, मोटेराम महादुष्ट हैं, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना, ऐसे तो बड़े विद्वान बने रहे, अब काहे नहीं बोलत बनत, मुंह में दही जम गया, जीभे नहीं खुलत है। चिंता, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता, उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं मन में रह गईं, ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना, सारी मनसुई निकल गई, घर ही में गर्जे के शेर है। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेंकू राम, मिठाई खाओगे। फेंकू, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे। फेंकू, बहुत सी, हाथों से बताकर इतनी। रानी, अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो बात मैं पूछूं वह बतानी पड़ेगी, बताओगे न। फेंकू, हाँ बताऊंगा, पूछिए। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई न मिलेगी, समझ गए। फेंकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपकी क्या हानि है। चिंता, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं। मोटे, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक न होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम नहीं जानते, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी, आप तो व्यर्थ इतना क्रोध कर रही हैं। बोलो फेंकूराम, चुप क्यों हो, फिर मिठाई न पाओगे। चिंता, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अधीन आए हैं, वह नहीं बताता तुम्हारा साझा, आए वहां से बड़े खैरख्वाह बन के। सोना, अरे हाँ, लड़कन से ये सब मवारा से क्या मतलब, तुमका धर्म परे मिठाई देव, न धर्म परे न देव, ई का ई बाप का नाम बताओ तब मिठाई देव। फेंकूराम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटे, आप हमें अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंता, इसमें अपमान की तो कोई बात नहीं है भाई। मोटे, अब हम इस द्वार पर कभी न आएंगे, यहाँ सत्पुरुषों का अपमान किया जाता है। अलगू, कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटकन दूं। मोटे, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देता है, चलो यहाँ से चलें, अब भूल कर यहाँ न आएंगे। खिलाना न पिलाना, द्वार पर बुलाकर ब्राह्मणों का अपमान करना, तभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंता, मोटेराम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बातें न करनी चाहिए। मोटे, बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता का पता नहीं, ब्राह्मण बनने चले हैं, तुम्हें कौन कहता है ब्राह्मण। चिंता, जो कुछ मन चाहे कह लो, चंद्रमा पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते, तब तुमसे क्या बातें करूं, ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए।
मोटे, पेट के गुलाम हो, ठकुर सुहाती कर रहे हो। एक आध पतल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंता, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूँ। तुम सत्य कहते रहोगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा न कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटेराम बालक वृंद के साथ बाहर चले आए और भाग्य को कोसते हुए घर को चले। बार बार पछता रहे थे कि दुष्ट चिंतामणि को क्यों बुला लाया। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया, फेकुआ नाव बताए देता। काहे रे, अपने बाप के नाव बताए देते। फेकू, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटे, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे को विद्या काम न आई, वो तोनबाजी मार लेगा। मोटे, मैं तो जानता हूँ, रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुला लिया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखत ताड़ गई कि हमको पहचान गई। इधर तो ये लोग पछताते चले जाते थे, उधर चिंतामणि की 5 अंगुलियां घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहे थे। रानी अपने हाथों से मिठाइयाँ परोस रही थी। वार्तालाप भी तो होता जाता था। रानी, बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई। अपनी स्त्री को भेष बदल कर लाते उसे लज्जा न आई। चिंता, मुझे कोस रहे होंगे। रानी, मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा बच्चा तुमको ऐसी शिक्षा दूंगी कि उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंता, सरकार की बुद्धि धन्य है।